नमस्कार दोस्तों। आज हम सब काफ़ी दिनों के बाद इस वीडियो के माध्यम से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है। तरह तरह के जो ये योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, ये गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी के लिए। तो ये योजनाओं के पीछे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस है, संविधान में कौन कौन सी वो कारण है जिस कारण से ये योजनाएं चलाई जाती है। तो यूँ तो देखें तो बहुत सारी बातें हैं उसमें, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आज हम सब प्रमुख रूप से नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है। इसीलिए तो ये डीपीएसपी में क्या है, इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो जो एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले विद्यार्थी है तो इसका डायरेक्ट रूप में वो इसी तरह पढ़ लेते हैं कि 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें जो जो प्रोविज़न दिए गए हैं तो वो नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे दर्शन क्या है, ये कहाँ से आया है। तो यदि देखा जाए तो ये आयरलैंड से आया है। आयरलैंड के संविधान अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, वहाँ से इसको लिया गया है। लेकिन उसका स्रोत कहाँ है, तो उसका स्रोत है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ लिया गया था। तो वैसे देखा जाए तो भारत में भी 1935 ईस्वी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आया था तो उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, यहाँ ब्रिटिश शासन था। तो जो यहाँ के ब्रिटिश रूलर थे यानी गवर्नर, तो उनके लिए एक निर्देश दिया गया था। तो वो निर्देश जब हमारे देश में निर्माताओं ने संविधान निर्माण करने लगे तो वही निर्देशों को इस संविधान में भी रखे। तो वही 36 से आर्टिकल 51 तक है। तो पूरे यदि आर्टिकल 36 तो आर्टिकल 51 तक देखा जाए, इसमें 3 प्रकार के आर्टिकल हैं, 3 प्रकार के विचारधारा है। जितने आर्टिकल्स हैं इसमें 3 प्रकार के विचारधारा हम सबको देखने को मिलता है। उसमें एक है पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत, इसमें जो आर्टिकल्स हैं उसका प्रमुख उद्देश्य है इस समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से इस दर्शन पे गवर्नमेंट काम करेगी। यानी जो भी योजना बनेगी तो उसमें ये प्रयास किया जाएगा कि समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय उपलब्ध हो हर एक व्यक्ति को। और दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। तो ये गांधीवादी सिद्धांत जितने आर्टिकल्स में है इसका स्रोत गांधी जी के विचारधारा से है। जो गांधी जी क्या करते थे, जैसे कि आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज का व्याख्या करता है। ये पंचायती राज के पक्ष में हमेशा गांधी जी बात किया करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि इस देश में जो व्यवस्था बने उसमें पंचायती राज का प्रमुख रोल बनाना वो चाहते थे। ये एक विडंबना ही कहिए कि संविधान लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय गांधी जी का असैसिनेशन हो चुका था। यदि गांधी जी होते तो शायद पंचायती राज
जिसको कि संसद द्वारा 1993 में कानून पारित करके हर एक राज्य को निर्देश दिया गया लागू करने के लिए, ये कार्य उसी समय हो गया रहता। तो पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो एनार्की थे, यानी गांधी जी जो आज सिस्टम है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य स्तर पे, ये गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे पंचायत सिस्टम हो और उससे फिर केंद्र में जाए, अंतिम में, बीच में राज्य, जिला स्तर पे, इसके बाद राज्य स्तर पे पंचायती राज से ही चुनाव हो और उसी से जो चुने गए वो राज्य स्तर पे जाएंगे या फिर आगे केंद्र स्तर पे जाएंगे। तीसरा विचारधारा आ जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स रखे गए, जो प्रोविजंस किए गए आर्टिकल्स के अंदर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना। तो आइए अब हम सब डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो आर्टिकल जो 36 है, इसमें डेफिनेशंस दिया गया है राज्य का, कि राज्य क्या होना चाहिए, जो मूल अधिकार में है। मूल अधिकार में जो राज्य का परिभाषा है, वही परिभाषा इस आर्टिकल 36 में दिया हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 37 है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी यानी एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। फिर आगे आता है आर्टिकल 38 यानी इंश्योरिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज, यानी कि इंश्योर करेगा, अगर कोई भी योजना बनाएगा तो वहाँ पे इंश्योर करेगा कि वो योजना सोशल और इकोनॉमिक रूप से समान रूप से कार्य करता है कि नहीं समाज में। आगे आता है आर्टिकल 39, उसमें है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसमें कई प्रोविजंस है। इसके बाद है बी, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब देखिए 39 में है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, लेकिन ये कहाँ लागू हो पाता है? क्या आज देश की स्थिति क्या है? 77% जो इस देश के संसाधन है, 1% लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये सिफारिशें हैं, गवर्नमेंट के पास फिलॉसफी है कि जो वो योजना लगाए या जो कार्य करे, जो भी लॉ को इनेक्ट करे, ये प्रयास करे कि देश में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो। लेकिन ये हकीकत प्लॉट पे कहाँ है? फिर आगे देखते हैं हम लोग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके बाद है प्रोटेक्शंस ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर, नोबडी शुड बी एक्सप्लॉइटेड। ये सारी चीज़ें जो है 39 में है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। यानी 41 जो है वो समाज में मजबूर इंसान है, दिव्यांग है, बुढ़ापा, जो बुढ़ापे हैं, कमज़ोर हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए समाज में आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जाएगा कानून बनाकर। इसके बाद आर्टिकल 42 सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, यानी काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का बंद करना। फिर आगे है 43 क्या है? सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेजेज
एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड, यानी कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए और कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए प्रोत्साहित करना। फिर आर्टिकल 43A आता है, पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर्स इन ए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों वर्कर्स के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वां संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वां संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर आता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। तो ये समान नागरिक संहिता, ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन संक्षिप्त में बता दें कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रयास करने के लिए निर्देश दिया गया है राज्य को, या ऐसा विधान बनाए जो सबके लिए समान हो। ये सबके लिए समान का मतलब क्या हुआ? हमारे देश में ये सिस्टम है, यदि कोई हिंदू है या मुस्लिम है या बौद्ध है, रिलीजन के हिसाब से जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, यानी सिविल प्रक्रिया है, जैसे कि शादी करना, बच्चे को गोद लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं, अपनी संपत्ति किसी को हस्तांतरित करना, ये सारी चीज़ें सबकी पर्सनल हो जाता है। मुस्लिम्स रिलीजन में अलग हो जाएगा, हिंदू रिलीजन में अलग हो जाएगा, फिर बौद्ध और जैन है, तो सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो समान नागरिक संहिता अभी ये देखा जाए तो गोवा में लागू है। इसके बाद पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें बाधा भी है। हालांकि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। इससे पहले भी यदि देखा जाए तो 400 वर्ष तक इस्लामिक शासन रहा इस देश पे। इसके बाद लगभग 200 वर्ष ब्रिटिश शासन रहा, लेकिन वो लोग भी समान नागरिक संहिता लगाने से हमेशा सोचते रहे। पूरे देश भर में समान नागरिक संहिता नहीं लगा पाए, क्योंकि इसका कनेक्शन पर्सनली हो जाता है कि वो शादी कैसे करे, उसका धर्म क्या कहता है। तो इसके कारण इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। समान नागरिक संहिता जब भी लाने का बात होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि समान नागरिक संहिता जब लग जाएगा तो जैसे कि मीडिया वगैरह में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा चेंजेज हो जाएगा, पूरे सब चीज़ पलट के हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, ये यूटोपिया क्रिएट किया जाता है। समान नागरिक संहिता आएगा, यदि लागू हो जाता है तो हम सबों के लिए एक समान उसमें लागू होगा कानून। अब एक समय था कि सती प्रथा था, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। खैर, आर्टिकल 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर्स एंड एजुकेशन। आर्टिकल 45 ये 6 साल से कम बच्चों के लिए देखभाल के लिए अब लागू किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 46, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसके बाद है आर्टिकल 47, इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए प्राथमिक कर्तव्य मानना। मादक पेय, जिसको गांधी जी भी चाहते थे हमेशा बंद करने के लिए, मादक पेय को बंद करने का प्रयास करना, जिससे हानिकर नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। इसके बाद है आर्टिकल 48, प्रोहिबिट्स ऑफ स्लाउटर ऑफ काउज, काफ्स एंड द मिल्क, यानी स्लाउटर ऑफ काउज के लिए निषेध किया गया है। कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार व्यवस्था करना, दुधारू या गायों बछड़ों की वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना,
फिर आगे आता है आर्टिकल 48A, इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का रक्षा करना, यानी प्रोटेक्शंस ऑफ द ऑल मोन्यूमेंट्स ऑफ आवर टेरिटरी। फिर आगे आता है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रूप से कार्य करे, इसके लिए कदम उठाएगा। इसके बाद आर्टिकल 51, एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें थी जो 36 से 51 यानी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक हम लोग डिटेल से कुछ कुछ जानने का प्रयास किए। अब अमेंडमेंट के बारे में जानते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, फिर इसमें चेंजेज हुआ था। आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था। जो आर्टिकल 39A है उसको 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में उसको जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के दौरान। फिर 43A यानी 43 क और 48A यानी 48 क को भी इस 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में ही जोड़ा गया था। फिर 44th अमेंडमेंट हुआ जो 1978 में हुआ। इसके द्वारा जो एलिमिनेट किया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट को एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये हुआ 44वां संशोधन के द्वारा जो 1978 में हुआ। फिर 86th अमेंडमेंट हुआ जो आर्टिकल 45 में 6 से 12 बरस तक के बच्चे के लिए देखभाल के लिए प्रयास करेगा गवर्नमेंट। तो ये हो गया 86 अमेंडमेंट। कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, इसके बीच में कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, ये दोनों का क्या क्या प्रॉपर्टी है। चंपकम दोरायराजन वर्सेस मद्रास स्टेट के बीच में 1951 में हुआ था। ये केस में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे वरीयता प्रदान किया गया था मूल अधिकार को। इसके बाद फिर केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। तो इस केस में फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई भी प्रोविजंस बनेगा। इसके बाद फिर 1973 आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया। इसमें ये प्रावधान किया गया कि संसद कोई भी संशोधन कर सकती है बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना होना चाहिए। फिर आगे 1980 है। 1980 में मिनरवा मिल्स केस आता है। उसमें भी केशवानंद भारती का जो डिसीजन था उसको दोहराया गया। इसके बाद आगे है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, यानी ये जो डीपीएसपी है इस पर अभी तक क्या क्या कानून बने हैं, तो इस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। फर्स्ट में लैंड रिफॉर्म, जो ओबुलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सरप्लस लैंड, कोऑपरेटिव फेमिनिंग। फिर नंबर 2 पे लेबर रिफॉर्म, कोड ऑफ वेजेज 2020, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर प्रोविजंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट 92 के द्वारा इसको जोड़ा गया। कॉटेज इंडस्ट्रीज है इस पे
आर्टिकल जो 43 में इसको चर्चा है, इस पर भी कानून बना। खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, एजुकेशन से संबंधित इस पे कानून बनाया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, रूरल एरिया डेवलपमेंट पे भी कई कानून बने। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में ही ये कानून बना था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कि मनरेगा बोलते हैं। ये मनरेगा का भी गजब का कहानी है। मनरेगा पास किया जाता है ताकि लोगों को बेरोजगारी दूर हो, लोगों को काम मिले। लेकिन यहाँ पे गाँव पे तरह तरह के देखने को मिलता है स्थिति। वहाँ पे तो पूछिए मत, काम क्या कहते हैं जेसीबी से करवा लिया जाता है, और इसके बाद जो पैसे हैं गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट पासबुक से ले लिया जाता है और नाम दे दिया जाता है लेबर का। लेबर को भी कुछ रुपया दे दिया जाता है और लेबर भी खुश, घर बैठे उसको कुछ रुपया मिल गया। इसके बाद जेसीबी से काम हो गया और मनरेगा का सरकारी पैसा चला गया ठेकेदार के पास। तो ये तो गांव की स्थिति है। इसके बाद 6 नंबर पर देखा जाए हेल्थ, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना PMGSY, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट 1972, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस एक्ट 1986, वाटर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी बना इसके अंतर्गत। हेरिटेज प्रिजर्वेशन, द एंशिएंट हिस्टोरिक मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड, ये जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, तो ऐसा अनुच्छेद और भी भाग में है। जैसे कि भाग 16 है, भाग 17 है। उसमें भाग 16 में आर्टिकल 325 है, भाग 17 में आर्टिकल 350 है, फिर भाग 17 में ही आर्टिकल 351 है। तो ये जो आर्टिकल है ये भी नीति निर्देशक तत्व के ही समान है। जैसे नीति निर्देशक तत्व में ये सिफारिशें हैं गवर्नमेंट के लिए कि जब गवर्नमेंट योजनाएं बनाए तो इस नियम को अपने दिमाग में रखें, इसको फॉलो करें। उसी तरह ये भी है। जैसे कि भाग 16 में 325 है, इसमें है सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो दावे हैं उसको ध्यान में रखना। इसके बाद भाग 17 में आर्टिकल जो 350 है, तो ये 350 मातृभाषा में शिक्षा को प्रस्तुत करना, इसका प्रयास करना, इसको भी ध्यान में रखने के लिए बताया गया है इंडेवर। हिंदी भाषा का विकास जो 351 में भाग 17 में है, हिंदी भाषा का विकास पे बहुत डिटेल उसमें है। तो इन सारी चीज़ों पे बताया गया है कि जब जब गवर्नमेंट कोई भी योजनाएं बनाए इस चीज़ को फॉलो करते रहे। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कई आलोचना भी सुनने को मिलता है। KT शाह जो विधानसभा के एक सदस्य थे, तो KT शाह का कहना था कि ये नीति निर्देशक तत्व बैंक के चेक के समान है। वो ऐसा चेक के समान है जिसको कि बैंक के ऊपर निर्भर है कि वो कब अदायगी करेगा। वही बात है, नीति निर्देशक तत्व नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जुडिशियबल है। इसको न्याय के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। तो मूल अधिकार के साथ ही इसका भी निर्माण हो गया था, लेकिन इसको नॉन जुडिशियबल बनाया गया। नॉन इन्फोर्सेबल इसका प्रॉपर्टी है। ये इसलिए किया गया क्योंकि यदि इसको फोर्सिएबल बना दिया जाता तो उस समय देश तुरंत आज़ाद हुआ था। अब तुरंत आज़ादी हुआ था तो ऐसे में वो कैसे इतना व्यवस्था कर पाएगा पब्लिक के लिए, उतना फंड कहाँ है। इसलिए इसको
ऐसे रूप में रखा गया ताकि भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाएगा, और जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगेगा कि इसको लागू करना चाहिए तो वो बातें अपने कानून योजनाओं के द्वारा लागू। नसीरुद्दीन शाह थे, उन्होंने इसको 9 वर्ष की घोषणा के रूप में, 9 वर्ष के प्रस्ताव के रूप में रखे, जो जनवरी में टूट जाता है। इसके बाद टीटी कृष्णमचारी है, जो भावनाओं का कूड़ा घर कहा। तो ये सब आलोचना है, क्योंकि इसका कोई कानूनी शक्ति नहीं है इसको लागू करने के लिए। इसीलिए कई लोग इसको तर्कहीन व्यवस्था के रूप में मानते हैं। एन श्रीनिवासन के कहना है कि इसको उचित तरीके से व्यवस्थित भी नहीं किया गया है। आइवर जेनिंग्स है, समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद, इस शब्द से उसको संबोधन करते हैं। के संथानम है, वो कहते हैं इसमें संवैधानिक टकराव उत्पन्न होगा। अब प्रधानमंत्री वर्सेस राष्ट्रपति, इसके बाद राज्य वर्सेस केंद्र, इसके बीच में टकराव उत्पन्न होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव होगा, क्योंकि राज्य के नीति निषेधक तत्व को आदर्श मानेगा। प्रधानमंत्री जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो उसके पास फंड नहीं होगा तो वो उस तरीके से लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति जो आदर्श मानेगा यदि इस चीज़ को, तो वो फिर अस्वीकृत कर सकता है ऐसे प्रस्तावना को, जो राज्य के नीति निषेधक तत्व को फॉलो ना हो। संवैधानिक टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो ये था संक्षिप्त में नीति निषेधक तत्वों के बारे में। फिर आगे हम सब मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।